दोस्तों, आज की कहानी कुछ अलग है। यहाँ अंधेरे के पीछे छुपी एक ऐसी सच्चाई है जो आपको हिलाकर रख देगी। तैयार हो जाइए, क्योंकि जो आप अब जो सुनने जा रहे हैं उसका अंजाम आप सोच भी नहीं सकते। नमस्कार दोस्तों, स्टोरी नाइट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी एक श्रापित पेड़ की है। ये कहानी बहुत ही डरावनी होने वाली है, तो चलिए बिना किसी देरी के कहानी शुरू करते हैं। सुबह के 9 बज गए थे और आदित्य बहुत जल्दी कर रहा था अपने कॉलेज जाने की, क्योंकि आज उसे एडमिशन लेना था। आदित्य का कॉलेज मनाली से लगभग 30 या 35 किलोमीटर दूर था। मनाली की सुंदर हरी भरी वादियों और हरे जंगलों के बीच था कॉलेज। आज वहां बहुत भीड़ थी, लाइन पर लाइन लगी हुई थी, पर आदित्य बड़ी चैन की सांस लेते हुए बाहर आया, क्योंकि उसका एडमिशन हो गया था। फिर उसने सारा कॉलेज घूमा। सब कुछ आदित्य को बड़ा अच्छा लग रहा था, सिवाय एक चीज के। कॉलेज के पीछे एक विशालकाय अजीबोगरीब पेड़ था। फिर उसने इसे अनदेखा किया और घर चला गया। एक हफ्ते बाद से उसकी बीएससी की क्लास शुरू होने वाली थी। आदित्य मनाली में अकेला रहता था। वो कुछ सामान अनपैक कर ही रहा था कि डोरबेल बजी। जी, आप कौन? आदित्य ने दरवाजा खोलते हुए कहा। मेरा नाम हिम है और ये आशी है। हम तुम्हारे क्लास में ही पढ़ते हैं। इधर से गुजर रहे थे तो सोचा तुमसे मिलते चलें। तीनों ने काफी सारी बातें की, तो आदित्य ने दोनों से उस पेड़ के बारे में पूछा। पेड़ का नाम सुनते ही हिम और आशी एक दूसरे को देखने लगे और उनके चेहरे पे डर उभर आया। वो आदित्य को घबराते हुए समझाने लगे कि वो कभी भी उसके पास ना जाए। वो एक शापित पेड़ है। धीरे धीरे वो दोनों आदित्य के काफी अच्छे दोस्त बन चुके थे। आदित्य रोज अपनी क्लास में बैठता और ध्यान से उस पेड़ को देखता, पर पास जाने की हिम्मत नहीं होती, क्योंकि वह बड़ा विचित्र और भयावह लगता था। और वैसे भी हिम और गांव वालों से वो काफी बातें सुन चुका था कि इस पर किसी औरत की आत्मा रहती है। आदित्य वैसे तो बहुत मॉडर्न था, पर भूत प्रेत में उसका यकीन था। वो जानना चाहता था कि आखिर इसमें राज क्या है। कुछ दिनों बाद एक शाम वह उस पेड़ के पास गया और उसके चारों ओर देखने लगा। कुछ देर तक जब वहां कोई नहीं दिखा तो उसने वहां कई आवाजें लगाईं। कौन यहां रहता है? इस पेड़ पर अगर कोई रहता है तो वह सामने क्यों नहीं आता? फिर वह चुप हो गया और बोला, अरे कोई नहीं है, सब ऐसे ही कहानियां बनाई गई हैं। ये कहकर वो पेड़ के पास बैठ गया। बैठे बैठे न जाने कब उसकी आंख लग गई। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसके पास आ रहा हो, धीरे धीरे, बहुत धीरे। और फिर अचानक एक औरत सामने आ गई। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई आदिवासी हो, और उसकी वो खौफनाक और प्यासी आंखें ऐसी थीं जैसे सदियों से किसी की राह देख रही हो। आदित्य उसे देखकर बिल्कुल पत्थर की तरह हो गया। उसकी सारी शारीरिक क्रियाएं बंद हो गई थीं। वो चाहकर भी आंखें नहीं खोल पा रहा था। उस औरत ने आदित्य का हाथ पकड़ा और पेड़ के अंदर चली गई। आदित्य को कुछ समझ आता। इससे पहले उसने देखा कि चारों तरफ उसी तरह के खौफनाक पेड़ थे और उन सभी पर कंकाल लटक रहे थे। तेज तेज से रोने की आवाजें आ रही थीं और दूर तक कोई नहीं था। वह बहुत तेज चिल्लाया और यहां वहां भागने लगा, पर वो कितना भी भागता वापस उसी जगह आ जाता जहां से भागना शुरू करता। वो जोर जोर से चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ। तभी आदित्य की आंख खुल गई तो उसने देखा वो अभी उसी पेड़ के नीचे लेटा है। उसने एक पल भी बिना गवाए वो वहां से तेजी से भागता हुआ सीधा घर आ गया। तभी हिम और आशी उसके यहां आते हैं और बताते हैं, कॉलेज में दिवाली फंक्शन है रात में। आदित्य को परेशान देख दोनों उसका कारण पूछते हैं, पर आदित्य टाल जाता है। रात में सब मिलकर पार्टी में देर रात तक डांस करते रहे और पार्टी खत्म हुई। रात के 1 बजे सब चले गए और वे तीनों भी घर जा ही रहे थे कि तभी आदित्य ने अचानक वहीं पेड़ कुछ दूर पर देखा, जिसके पास वह औरत भी खड़ी थी। आदित्य चौंका और घबरा कर बोला, अरे ये पेड़ तो वहां था, ये यहां क्या कर रहा है? ये कैसे? फिर वह बोल ना सका। हिम और आशी घबरा गए और बोले, क्या हुआ? कहां है पेड़? कौन सा पेड़? आदित्य ने फिर उधर देखा तो भौंचक्का रह गया। वह बोला, अरे वो पेड़ कहां गया? आदित्य का सिर चकरा गया और वो बेहोश हो गया। होश आने पे देखा तो रात के 3 बज चुके थे और हिम उसी के पास सो रहा था। आदित्य ने हिम को उठाया और सारी बात बताई। हिम ने उसे समझाया कि यार, वह पेड़ बहुत खतरनाक है, उसके बारे में मत सोच और सो जा। मैंने गांव वालों से बहुत डरावनी कहानियां सुनी है उसके बारे में। चल, मैं यही हूं, तेरे पास सो रहा हूं। फिर दोनों सो गए, लेकिन सपने में तो फिर वही।
आदित्य पेड़ के पास पहुंच गया, जहां वह औरत गहनों से लदी हुई खुशी से नाच रही थी। उसके चारों ओर खून ही खून था, जिसे वो बार बार अपने जिस्म पे लगाती। जैसे ही वह वहां पहुंचा, वो औरत बोली, चला जा यहां से, और जिंदगी से प्यार करता है तो इस पेड़ के पास मत आया कर, और इसके राज को राज ही रहने दे, वरना। कहकर वो हंसने लगी और फिर वह गायब हो गई। फिर आदित्य की आंख खुल गई। उसने देखा कि हिम उसके पास नहीं है, तो वह और डर गया। उसने सब जगह हिम को ढूंढा और आवाज भी दी, पर हिम का कोई जवाब नहीं मिला। अब वो समझ गया था वो औरत उसे नहीं छोड़ेगी। वह बहुत डर गया और उसने तेजी से दरवाजा बंद किया तो देखा उसका हाथ किसी के हाथ के ऊपर रखा था। उसने पीछे देखा तो हिम सो रहा था। उसने कहा, तुम कहां चले गए थे? मैं तो यहीं था, तुम सो जाओ, मुझे बहुत नींद आ रही है। कहकर हिम सो गया, पर आदित्य को लग रहा था वो पागल हो जाएगा। 2 दिन से आदित्य घर में बंद था, उस औरत के डर से जिसे वो जानता ही नहीं। लेकिन आज फिर आदित्य कॉलेज गया और छुट्टी के बाद गुस्से से लाल चला गया उस पेड़ के पास। वो गुस्से में पेड़ को हाथ और लात मारने लगा कि तभी एक लकड़ी का तख्ता सा खिसका और गड्ढा बन गया। उसने बड़ी आश्चर्य से गड्ढे में देखा तो एक लाल पोटली पड़ी हुई थी। उसने तुरंत उठाई। बहुत भारी होने के कारण उसे बाहर निकाल नहीं पाया, तो वहीं बैठे बैठे खोलने लगा, और जैसे ही पोटली खुली वह बिल्कुल हक्का बक्का रह गया। उसमें सोने चांदी के बहुत पुराने गहने रखे थे, जो आज भी उतने ही चमक रहे थे कि जितने कि नए होने पर चमकते होंगे। उसने उन गहनों को घर ले जाने के लिए जैसे ही हाथ लगाया, तुरंत वह आग की तरह लाल हो गए। आसमान काला हो गया और तेज आंधी सी आने लगी। वो पेड़ जो बिल्कुल सूखा था, उसमें से खून की धारा बहने लगी। और फिर वहां पर वही औरत गहनों से लदी हुई थी, उसके पास आ गई। उसने आदित्य से कहा, मैंने तुझे मना किया था ना, पर तू नहीं माना। आखिर मुझे वही करना पड़ेगा जो मैंने पहले कई लोगों के साथ किया। तू जानना चाहता है कि मैंने क्या किया है लोगों के साथ? चल मेरे साथ। औरत ने उसका हाथ पकड़ा और उस गड्ढे में ले गई। वहां आदित्य ने देखा कि हर तरफ कंकाल, खून और मांस के लोथड़े पड़े हैं। इधर उधर लाशें बिखरी पड़ी हैं, जिनके ऊपर सांप, कीड़े मकोड़े रेंग रहे थे। वो हंसने लगी और बोली, ये सब तेरी तरह थे जो मेरा भेद जानना चाहते थे, पर मैंने इन्हें मारा नहीं। मैंने इन सबके साथ सुहाग रात मनाई, इससे मेरा सौंदर्य निखरता है। और फिर बस सबका खून पिया, जिससे मैं और ताकतवर होती हूँ। और फिर मैं इनके खून में नहाती हूँ, जिससे मेरे ये गहने और भी चमकदार हो जाते हैं। उस औरत की बातें और ये राक्षसी हंसी सुन के आदित्य ठंडा पड़ गया। उसे नहीं समझ आ रहा था कि वो क्या करे। उसने यहां से भागने के लिए जैसे ही कदम बढ़ाया तो वो औरत फिर बोल पड़ी, कहां जा रहा है? देख, मैंने हमारी सुहागरात के लिए कितनी अच्छी सेज सजाई है। आदित्य ने उधर देखा तो बदबूदार मांस के लोथड़ों का एक बिस्तर सा लगा हुआ था, जिस पे जाकर वो औरत कामुक अवस्था में लेट गई और बोली, अब तुम्हें भी मैं यही सुला दूंगी, पर एक प्यारी चीज दिखाने के बाद। देखना चाहोगे? उधर देखो। आदित्य ने उधर देखा तो वह खड़ा न रह सका और जमीन पर गिर पड़ा, क्योंकि दीवार पर आशी की लाश लटकी हुई थी। उसे बार बार आशी का चेहरा और उसकी हंसी याद आ रही थी। फिर उस औरत ने उसे एक और चीज दिखाई, जो कि थी हिम की लाश। उसे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि यह सब असलियत में हो रहा है या सपने में। आदित्य गुस्से में आकर बोला, मैं तुम्हें मार डालूंगा। तुमने मेरे दोस्त को मारा क्यों? बोल, तूने ऐसा क्यों किया? वो औरत जोर जोर हंसते हुए बोली, बेचारा इतना भी नहीं जानता कि तेरी आशी और तेरा दोस्त जिंदा कब थे। अरे बेवकूफ, उसे तो मैंने तेरे यहां आने के 20 साल पहले ही मार दिया था, पर उनकी आत्माओं को मैं मार नहीं पाई, क्योंकि उन्होंने शादी करके सुहागरात भी मना ली थी, और मैं सिर्फ कुंवारे लड़कों को अपना शिकार बनाती हूं जो मेरी प्यास बुझाते हैं। तेरे दोस्तों ने इस पेड़ के पास आने के लिए मना किया था ना, वो उनकी आत्माएं थीं, लेकिन मैं तुझे कैसे जाने देती। यह सुनकर आदित्य को याद आता है कि पहले दिन वो दोनों कैसे जाने कि मैं यही रहता हूं। उन्हें कैसे पता चला कि मैं पेड़ के पास जाना चाहता हूं। जब मैं आशी से पेड़ के पास जाने को कहता तो आशी गुस्सा हो जाती थी, और उस दिन हिम रात को कहां गायब हो गया था। आदित्य वो सारे पल याद करके फूट फूट कर रोने लगा। उधर वो औरत जोर जोर से नाचने लगी। आदित्य की आंखों में बदले की आग थी। उसने चिल्लाकर पूछा, आखिर तू है कौन? क्या चाहती है? और इन सबको क्यों तूने मारा? बोलती क्यों नहीं? तब उस औरत ने बताया कि मेरा नाम शार्पी है। यहां 200 साल पहले एक घना जंगल था, जिसमें हम आदिवासी अपना कबीला बनाकर रहते थे। हम बहुत खुश थे।
हमारी छोटी सी दुनिया थी। मैं चाहती थी कि मैं बहुत अमीर बन जाऊं, कबीले के सरदार के बेटे से मेरी शादी हो जाए और मैं सारे कबीले की मालकिन बन जाऊं। लेकिन एक दिन सरदार की नजर मुझ पर पड़ी और उसकी नीयत खराब हो गई। उसने मेरे बाबू से कहा, तुम मुझे अपनी बेटी दे दो और मैं तुम्हें माला माल कर दूंगा। लेकिन बाबू ने उनकी बात नहीं मानी और बादल से मेरी उसी दिन शादी करा दी, जो मुझे बचपन से प्यार करता था। सब खुश थे सिवाय मेरे, क्योंकि मेरा सपना टूट रहा था। उस रात मैं फूलों की सेज पे लेटी बादल का इंतजार कर रही थी। बादल ने आकर मुझे अपनी बाहों में भर लिया। मेरे बदन में बिजली सी कौंधने लगी। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। मुझे अजीब सा लगने लगा तो आंखें खोली तो चिल्ला पड़ी। बादल मेरे ऊपर तो लेटा था, मगर बिना सिर के। उसके खून से मेरा जिस्म लाल हो चुका था। मैंने उसकी लाश को जोर से फेंका और सामने खड़े सरदार से बोली कि उसने धोखा क्यों दिया। शर्त यह थी कि वो बादल को सुहागरात के बाद मारेगा, लेकिन सरदार ने उसे पहले ही मार दिया और बोला, तू सिर्फ मेरी है और सबसे पहली सुहागरात तुझसे मैं मनाऊंगा। मैंने शर्त के अनुसार अपने गहने मांगे तो सरदार ने गहनों की पोटली बादल के खून में फेंक दी और जाकर बिस्तर पे लेट गया। जैसे ही मैंने गहने देखे मेरी आंखें चमक गईं और मुझे लगा कि मेरी जिंदगी मिल गई। मैं खून में रंगे गहने उठाकर बड़े प्यार से पहनने लगी और पहनकर सरदार की बाहों में सो गई। लेकिन इस बार भी मेरी सुहागरात नहीं हो पाई और मेरा बाबा आकर सरदार को मार देता है। मैं वहां से सीधा भागकर सरदार के बेटे के पास आई और उसको अपनी कामुकता से रिझाने लगी। खून में डूबे गहनों से लदा मेरा जिस्म कुंदन सा चमक रहा था और सरदार के बेटे ने मेरी मांग भरी और बोला, आज से तुम मेरी पत्नी और कबीले की मालकिन हो, लेकिन तुम ये खून से रंगे गहने तुरंत उतारो और स्नान करो। हम अपनी सुहागरात का प्रबंध करते हैं। मैं सारे गहने उतारकर स्नान करके वापस आई तो मेरा पति जंगल के बीचों बीच मुझे लाया, जहां चारों तरफ खुशबू फैली थी। उस दिन मैं सबसे ज्यादा खुश थी। वो मुझे जंगल के सबसे पुराने और खुशबूदार फूल वाले पेड़ के पास लाया और बोला, अंदर चलो, इस विशाल पेड़ में गुफा है, उसी में मैं तुम्हें अपनी रानी बनाऊंगा। और उस रात मेरी प्यास बुझी। मैं कबीले की रानी बन गई और उन गहनों की मालकिन। लेकिन सुहाग रात गुजरते ही रात के तीसरे पहर में वो उठा और जाने लगा। मेरे पूछने पर उसने कहा कि मैं जा रहा हूं, लेकिन तुम यहीं रहोगी। मैं कुछ समझती इससे पहले उसने उस गुफा का रास्ता बंद कर दिया और पेड़ में आग लगा दी और बोला, तू किसी की नहीं हो सकती। तूने अपनों को मारा है, अब यहीं तड़प। तेरी आत्मा इसी पेड़ में कैद और गहनों के मोह में पड़ी रहेगी। तुझे कभी मुक्ति नहीं मिलेगी। मैं जलती रही, चीखती रही, लेकिन वो चला गया। पर देख, मेरी काली शक्तियों ने मुझे जीवित कर दिया। अब मैं बहुत शक्तिशाली बन गई हूं। उस दिन के बाद मैंने पूरे गांव को ऐसे ही तड़पा तड़पा के मार डाला। कितना मजा आता है किसी को मारने में, पर तू डर मत, तुझे भी बहुत मजा आएगा, लेकिन मरने में। यह कहकर डायन गायब हो गई। आदित्य ने हिम और आशी की लाश को एक साथ रखा और रोने लगा। उसके आंसुओं से बदले की आग निकल रही थी। वो अपने आंसू पोंछते हुए वो बोला, शुक्रिया मेरे दोस्तों, तुमने तो कोई रिश्ता ना होते हुए भी मेरा साथ दिया। मुझे आगाह किया कि तुम मत जाओ उस पेड़ के पास। मुझे माफ करना मेरे दोस्तों, मुझे माफ करना। तुम लोगों की कुर्बानी बेकार नहीं जाने दूंगा। मैं उसको मार डालूंगा। अचानक वहां पर तेज रोशनी हुई और आशी और हिम की आत्मा आ गई। आदित्य रोते हुए बोला, मेरे दोस्त, तुम लोग कहां चले गए थे, मुझे अकेला छोड़कर। हिम और आशी ने उससे कहा कि यह वक्त रोने का नहीं, दिमाग से काम करने का है। हम तो मर चुके हैं, पर हम तुमको यहां से बाहर निकालना चाहते हैं। हम तुम्हें रास्ता दिखा देंगे और तुम यहां से निकल जाओ, क्योंकि इसे मारना बहुत मुश्किल है। फिर उन्होंने उसे रास्ता बता दिया और कहा, जब तुम्हें हमारी कभी जरूरत हो तो रात के दूसरे पहर में याद कर लेना, हम आ जाएंगे, क्योंकि दूसरा पहर खत्म होते ही हमारी शक्तियां नष्ट हो जाती हैं। फिर हिम और आशी गायब हो गए। आदि तो तुरंत बाहर जाने के लिए भागा, पर उसके दिल से पुकार आई, जो लोग तुझे जानते भी नहीं वो तुझे बचा रहे हैं, और जिन्हें तू जानता है, अपना दोस्त मानता है, उनकी मौत का बदला लिए बिना तू जा रहा है। वह तुरंत चिल्लाने लगा, शार्पी तू कहां है, सामने आ डायन। शार्पी तुरंत आ गई और उसे जंजीरों से जकड़ दिया। उसे मारने के लिए पहले उसने उस पर कई वार किए, फिर कहा कि रात के तीसरे पहर में मैं रानी बन जाती हूं, अपने वह गहने पहनकर। उसी वक्त तुझसे सुहाग रात मनाएगी और उसको खून चूस कर मार देगी। कुछ पल और इंतजार कर ले मौत का,
उसने आदित्य के चारों ओर एक ऐसा मंत्र पढ़कर एक घेरा तैयार कर दिया जिसके अंदर कोई आत्मा प्रवेश नहीं कर सकती थी, और अगर वह प्रवेश करेगी तो तुरंत नष्ट हो जाएगी। आदित्य ने तुरंत ही हिम और आशी को पुकारा। हिम और आशी तुरंत प्रकट भी हो गए और आदित्य ने उन्हें रोका कि तुम लोग इस घेरे के अंदर मत आना, वरना तुम नष्ट हो जाओगे। उसने इन आत्माओं से पूछा कि शार्पी को कैसे खत्म किया जा सकता है, तो हिम ने बताया कि सारी रात के तीसरे पहर में वह एक आम औरत की तरह हो जाती है। उसकी शक्तियां उस समय नष्ट हो जाती हैं और इसी समय वह अपने सारे गहने पहनती है और सुहाग रात मनाती है। अगर उसी समय उसे पेड़ के साथ जला दिया जाए तो शायद उसे मारा जा सकता है, पर इसके लिए तुम्हें किसी शक्ति की जरूरत होगी जो सिर्फ आशी तुम्हें दे सकती है, क्योंकि वह औरत है। पर इसके लिए हमें हमेशा के लिए जाना पड़ेगा। आदित्य ने तुरंत ही दोस्तों को मना कर दिया, पर हिम और आशी ने कहा, जल्दी करो, हमारा वक्त खत्म हो रहा है। तभी वहां शार्पी आ जाती है और तीसरा पहर शुरू हो चुका था। हिम और आशी ने जैसे ही दोनों ने घेरे के अंदर कदम रखा तो दोनों एक ही में मिल गए और वहां पर इतनी देर रोशनी हुई कि कुछ भी देखना मुश्किल हो गया। फिर एक रोशनी की धार जैसी आकर तेजी से आदित्य के शरीर में प्रवेश कर गई और तुरंत आग बुझ गई। तभी शार्पी बौखलाकर आदित्य के पास जाकर उसे मारने लगी। अब शार्पी कुछ देर के लिए डायन से एक साधारण स्त्री बन गई। उसे पता था कि अब वह कमजोर पड़ गई। उसने जल्दी से गहने पहने और आदित्य को सेज पे ले जाने लगी, लेकिन अब आदित्य के अंदर हिम और आशी की शक्तियां थीं। शक्तियों के रूप में समा चुके थे। वह बहुत चिल्लाई और हाथ पैर पटकने लगी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। तभी आदित्य बोला, अब तेरा खेल खत्म। कहकर उसने कुछ मंत्र पढ़े और उस पेड़ में आग लग गई। शार्पी बहुत चिल्लाई। देखते देखते सब कुछ जल गया। तभी फिर से हिम और आशी की आत्मा आ गई और धन्यवाद कहकर आसमान में कहीं गायब हो गई। अब उनकी आत्माएं मुक्त हो चुकी थीं। डायन, शार्पी और वो भयानक पेड़ दोनों खत्म हो चुके थे। ठीक 1 महीने बाद वहां पर एक मंदिर बनाया गया जिसका नाम था हिमांशी मंदिर, जो इस जगह की सुरक्षा करते हैं। तो ये थी एक श्रापित पेड़ की कहानी। तो दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी? अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। हम मिलते हैं आपसे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा और अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।